Done. So today we will start with the last topic of Unit 2, which is one-dimensional or linear harmonic oscillator. So what we did in the last class, we completed Unit 3. So in quantum mechanics, we have 3 units, 1, 2 and 3. We completed Unit 1, Unit 3 and in Unit 2, there is one topic left which is one dimensional और linear harmonic oscillator. ये थोड़ा सा complicated है numerical point of view से, तो इसीलिए ये टॉपिक मैं लास्ट में करा रही हूँ. इसको ध्यान से सुनना और समझना है, ये इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये एग्जाम में जो है आता है यूजुअली. ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर सबको पता है, जैसे हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम होता है कि अगर हम जो मास है उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जो उसका जो एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डेवलप होता है विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, और वो हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो है वो दिखाता है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इक्वल होता है माइनस के एक्स के, where x is the displacement from equilibrium position and k is the force or spring constant. ये तुम already 11th standard में पढ़ चुके हो. Now the study of one-dimensional harmonic oscillator is very important and it is a fundamental requirement due to the reason that many dynamic systems in nature can be approximated as harmonic oscillator. Dynamic systems means the system that is changing with time. दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक सिस्टम जो है वो स्टैटिक है, अनचेंज्ड है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. डायनामिक सिस्टम्स क्या होते हैं? सिस्टम्स दैट आर चेंजिंग विद टाइम. तो यूजुअली जो डायनामिक सिस्टम्स हैं उनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसके बारे में पता होना चाहिए. इसकी डेफिनेशन तुमको ऑलरेडी पता है. अगर कोई पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और हम उसको डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स कैपिटल एफ डेवलप होता है जो प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. लेट इट बी एक्स. तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू minus x and k is the constant which is force or spring constant. This is also the proportionality constant such that f is equal to minus kx. क्या? और ये सबको पता है जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, f is equal to माइनस ग्रेडियंट v. लेकिन अगर हम वन डायमेंशन ले रहे हैं तो ग्रेडियंट को हम रिप्लेस करेंगे बाय d over dx. तो we already know this relation, f is equal to minus dv upon dx. यहाँ से हम v निकाल सकते हैं. if we integrate this equation, तो v हमारे पास आएगा minus integral f dx and the limit of integration will be initially stable equilibrium पे है 0, फिर उसको डिस्प्लेस किया हमने by a distance x, तो limits of integration होगा 0 to x plus v naught. v naught is the integration constant. Substitute the value of force, f is equal to minus kx, k is a constant, and integrate it over x. x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x square upon 2 and then put the limits of integration 0 and x. तो ये हो जाएगा v is equal to half kx square plus v naught, and v naught is the constant of integration. और इनिशियली इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की? अगर हम एज्यूम करते हैं एट v that v equal to 0 when x is equal to 0, जब पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है उस केस में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, कोई फोर्स नहीं लगाया. तो x जब 0 है, कोई फोर्स नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी. तो at x is equal to 0 we say that v equal to 0. So if I substitute x is equal to 0 in this equation, and when x is equal to 0 v is also 0, so what we get? v naught equal to
0. So the integration constant is 0. So finally, the potential energy function for a linear harmonic oscillator becomes half kx square. And this you already know in your from your school, that if m is the mass of the particle and omega is the angular frequency of the oscillations, then k is equal to m omega square. ये already तुमने किया है जब तुमने स्कूल में सिंपल हार्मोनिक मोशंस को पढ़ा है. यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, that k is equal to m omega square. तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या आ गया, half m omega square x square. So this is the final expression for potential energy function. Now हमने ये potential energy function क्यों निकाला है, हमने यूनिट 3 में 3 एग्जांपल्स किए थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के. हर एक एग्जांपल में हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन लिखा था, फिर उस v की वैल्यू हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करी थी और फिर उससे हमने सोल्यूशन निकाला था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का. ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे. इसीलिए ये टॉपिक जो है मैं सबसे लास्ट में करा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सबसे पहले करा देती ये टॉपिक यूनिट 2 में, तो ये टॉपिक फिर समझने में तुमको मुश्किल होती. अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना. ठीक है, थोड़े असम्पशन ज्यादा है, ध्यान से सुनना. ना पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमारा निकल के आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. सो नाउ वी नो द पोटेंशियल एनर्जी, सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू in the time independent Schrodinger wave equation. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों ली हमने, क्योंकि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है वो टाइम इंडिपेंडेंट आई है. जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कहीं पर भी टाइम का कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ पोजीशन का कंपोनेंट है. तो हमारी इक्वेशन हो गई d2 psi upon dx square plus 2m upon h cut square into e minus v into psi equal to 0, and where v is half m omega square x square. So we have obtained this equation 2.78. तो यहाँ तक सिंपल है. सबसे पहले हमने इक्वेशन यूज करी रिस्टोरिंग फोर्स की, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. उसकी हेल्प से हमने V निकाला हाफ के एक्स स्क्वायर. We already know that K is equal to M omega square. So we substituted this value in the potential energy function. And finally, we obtained Vx is equal to half m omega square x square. So here we have seen that potential energy is purely a function of position x and is independent of time. So we have used time independent Schrodinger wave equation where we substituted the value of V as half m omega square x square. तो इक्वेशन नंबर 78 तक हमने लिख लिया. अब हमें क्या निकालना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख ली. अब उसके बाद हमें साई लिखना है, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. अब इस हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना. ये इसका सबसे बड़ा टास्क है, हाउ टू सॉल्व दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. हम जो भी करेंगे, जो भी 3-4 पेज हम करेंगे, उन सारे पेजेस में हम डिफरेंट असम्पशंस, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और फाइनली हम साई की वैल्यू निकालेंगे. जब हमें साई मिल गया तो हमारा डेरिवेशन हो गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का or the motion of the particle, and the motion of the particle here is simple harmonic motion. ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले what we have to do, we have to find the solution of equation 2.78. तो सबसे जो फर्स्ट assumption है इसमें क्या है, लाइन वाइज जो है स्टेप्स याद करते जाना कि पहले हमें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये कंसीडर करना है, फिर ये कंसीडर करना है, इसको हमें रिड्यूस करना है कन्वीनियंट फॉर्म में कि जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके. ठीक है, तो सबसे पहला जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो करेंगे y इक्वल टू अल्फा x. अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है 78, उसमें हम x की जगह y के टर्म्स में लिखेंगे और y जो है वो अल्फा x है, वेयर अल्फा इज एनी कांस्टेंट. अभी अल्फा अननोन है, इसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे.
So we have to substitute this equation 79 in equation 78. कैसे करेंगे? y is equal to alpha x है, अब इसके पास सिंपल डिफरेंशिएशंस और मैथ्स है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? d2 psi अपॉन dx स्क्वायर, तो उसके लिए पहले निकालेंगे d psi अपॉन dx। d psi अपॉन dx को मैं लिख सकती हूँ d psi अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। अगर ये dy और ये dy कैंसल हो गए तो ये d psi अपॉन dx ही रह जाएगा, ठीक है। तो मैं d psi अपॉन dx को लिख सकती हूँ d psi अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx। Now from equation 79, what is dy upon dx? From equation 79, dy upon dx is nothing but alpha. डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना, अल्फा कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू अल्फा x है, ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो इक्वेशन नंबर 79 से हमें मिल गया dy upon dx is equal to alpha. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dy upon dx इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास d psi upon dx आ गया अल्फा इंटू d psi upon dy। तो हमें d psi upon dx मिल गया y के टर्म्स में, पर हमें क्या चाहिए? d2 psi upon dx स्क्वायर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 78 में पुट करने के लिए। तो d2 psi upon dx को हम लिख सकते हैं d upon dx into d psi upon dx, where d psi upon dx is alpha into d psi upon dy। ठीक है, ये d psi upon dx है ना, तो d2 psi upon dx स्क्वायर क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे पहले किया था वैसे ही लिखेंगे, अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अब d psi upon dy की डिफरेंशिएशन होगी d2 psi upon dy स्क्वायर इंटू dy upon dx। ऐसे करते हैं, ये सबको पता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y, अब now dy upon dx is what? It is alpha. So substitute the value. So what we have obtained now, d2 psi upon dx square आ गया alpha square into d2 psi upon dy स्क्वायर। तो हमें d2 psi upon dy स्क्वायर मिल गया d2 psi upon dy स्क्वायर की टर्म्स में। Now substitute this value in the Schrodinger wave equation 78। या d2 psi upon dx स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू d2 psi upon dy स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में e माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर था, तो सब्स्टिट्यूट x स्क्वायर एज y स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, बिकॉज वी नो हमने क्या कंसीडर किया है? सबसे फर्स्ट कंसीडरेशन क्या है हमारी सॉल्यूशन निकालने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की? दैट y इज इक्वल टू अल्फा x। तो x हो गया y स्क्वायर, x हो गया y अपॉन अल्फा, x स्क्वायर हो गया y स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव ऑब्टेन्ड इक्वेशन नंबर 81, d2 psi upon dy स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर इनटू अल्फा 4 in the whole bracket psi equal to 0। इक्वेशन नंबर 81 मिल गई हमें। इक्वेशन नंबर 81 में हम एक कंसीडरेशन करेंगे कि let us now select alpha such that coefficient of y square in equation 2.81 becomes unity। जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर का वो क्या है? वो ये है m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर अल्फा 4। तो हमें अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। हमने कंसीडर किया y इक्वल टू अल्फा x वेयर अल्फा इज एनी कांस्टेंट, पर वो क्या कांस्टेंट है हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि हम अल्फा की वैल्यू इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर का वो यूनिटी हो जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? टू सिंप्लीफाई दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना आसान होगा फाइनली साई की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ x।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने पुट किया m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर अल्फा 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अल्फा 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h कट। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है अल्फा का, जब हार्मोनिक ऑसिलेटर हायर एजुकेशन में भी तुम पढ़ोगे इसको, तो इसको याद रखना। क्या, अब ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का, ये तो 1 हो गया। अब इस टर्म 2me अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को बार बार लिखने से अच्छा है लेट इसको हमने एक सिंगल क्वांटिटी लैम्डा से डिनोट कर दिया, फिर लास्ट में हम लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2me अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। फाइनली इक्वेशन नंबर 81 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 84। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने क्या आया, हमारे पास अल्फा आ गया अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h कट, अल्फा आ गया 2me अपॉन h, सॉरी लैम्डा आ गया 2me अपॉन h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा इज under root m omega upon h cut. So finally equation number 81 can be rewritten as d2 psi upon dy square plus ब्रैकेट में लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 84 तक डेरिवेशन हो गया। यहाँ तक हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमने फोर्स लिखा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वहां से हमने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन V निकाल लिया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर उसकी वैल्यू हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी। ना अब हमारा जो मेन टास्क है वो है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2.78। इस श्रोडिंगर वेव का सोल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा किसी नॉन इक्वेशन के सॉल्यूशन के टर्म, किसी नॉन इक्वेशन के टर्म्स में जिसका सोल्यूशन हमें नोन है, उस इक्वेशन के टर्म्स में हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट जो हम कंसिडरेशन करते हैं वो करते हैं लेट y इक्वल टू अल्फा x, फिर उससे हमारे पास इक्वेशन आई 84 which is d2 psi upon dy square plus lambda minus y square into psi equal to 0, where lambda is 2me upon h cut square alpha square, where alpha is under root m omega upon h cut। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 84। अब जो ये इक्वेशन है, ये this is the reduced form of Schrodinger wave equation. Now this equation can be solved easily only when we consider y square to be very greater than lambda। ठीक है, अगर y square lambda से बहुत ज्यादा होगा तो ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इसमें हम लैम्डा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 84 को हम लिख सकते हैं d2 psi upon dy square minus y square psi equal to 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो नोन है, हमें यही करना था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है किसी ऐसे इक्वेशन में जिसका सोल्यूशन नोन हो, फिर उसकी हेल्प से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन साई फाइनली निकालेंगे। ठीक है, तो इस जो इक्वेशन है 85, इसका जो सोल्यूशन होता है इट इज गिवन बाय इक्वेशन 86 where psi is equal to e raised to power plus minus y square upon 2। एग्जाम में ये दिखाने की जरूरत नहीं है ये कैसे आया, यू कैन डायरेक्टली राइट इक्वेशन 86 एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 85। ठीक है, अब ये देखो, अगर इक्वेशन नंबर 86 इक्वेशन नंबर 85 का सोल्यूशन है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो इसका सोल्यूशन है। तो पुट दिस सोल्यूशन psi इक्वल टू e raised to power plus minus y square upon 2 in equation 85। psi की वैल्यू तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें पहले उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट करना है d2 psi upon dy square। तो d2 psi upon dy square कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से सबसे पहले निकालेंगे d psi upon dy। ठीक है, d psi upon dy, we have to differentiate this exponential with respect to y।
कैसे होगा? एक्सपोनेंशियल टर्म तो एज इट इज रह गई, ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर हमें प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करना है। प्लस माइनस एज इट इज रहा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो डी साई अपॉन डी वाई आ गया प्लस माइनस y इंटू ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। फिर हमें निकालना है d2 साई अपॉन dy स्क्वायर, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? जो y है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? प्लस माइनस ई रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, वो मैं बार बार नहीं लिख रही, वो अंडरस्टूड है। प्लस अब ये टर्म एज इट इज रहेगी प्लस माइनस वाई, फिर हम एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल एज इट इज, ठीक है, फिर क्या होगा? प्लस माइनस y का डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन 2 का y, एक प्लस माइनस y ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इसको खुद से करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस है तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा। ठीक है, ये पूरी ब्रैकेटेड टर्म में है ये हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? अगर मैं एक्सपोनेंशियल को कॉमन ले लूं तो d2 साई अपॉन dy स्क्वायर क्या हो गया? सेकंड टर्म क्या दे रही है हमें? y स्क्वायर दे रही है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म से हमें क्या मिल गया? प्लस माइनस 1। तो दिस इज d2 साई अपॉन dy स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा है d2 साई अपॉन dy स्क्वायर आएगा e रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1। क्या वाई स्क्वायर हमने क्या कंसीडर किया? इट इज वेरी वेरी लार्ज, तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस 1 को वी कैन राइट एज वाई स्क्वायर। सिंस y इज वेरी लार्ज तो y स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट 1 इन कंपैरिजन टू y स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 87 हो गई, d2 साई अपॉन dy स्क्वायर इज y स्क्वायर e रेज टू पावर प्लस माइनस y स्क्वायर अपॉन 2, वेयर e रेज टू पावर प्लस माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 क्या है इक्वेशन नंबर 86 से? साई। तो d2 साई अपॉन dy स्क्वायर आ गया y स्क्वायर साई। अगर मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 85 में d2 साई अपॉन dy स्क्वायर को y स्क्वायर साई पुट करूंगी तो ये क्या हो गया? y स्क्वायर साई माइनस y स्क्वायर साई, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब जो ये सोल्यूशन 86 हमने कंसीडर किया था, कंसीडरिंग y टू बी वेरी लार्ज, वो हमने सही कंसीडर किया था। इक्वेशन नंबर 85 का जो सोल्यूशन है e रेज टू पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ही है, क्योंकि ये सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 85 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, the solution of equation 85 for large values of y is given by equation number 86, but अब इसमें देखो एक्सपोनेंशियल में दो साइन है, प्लस और माइनस। अब इसमें हम कहते हैं e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो एक्सेप्टेबल है, e रेज टू पावर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 जो है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शुरू में जब हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा था, मैंने तभी बताया था कि जो प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की वो ये है that it should be single valued and it should be finite everywhere in the space. y बहुत लार्ज है, so if y tends to infinity, y स्क्वायर भी इंफिनिटी जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल भी इंफिनिटी हो गया, मतलब साई भी इंफिनिटी हो गया। अगर y नेगेटिव है, y स्क्वायर तब भी पॉजिटिव है, तो इफ y टेंड्स टू इंफिनिटी और y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तब भी जो साई है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। It is not acceptable because for large values of y, positive as well as negative, psi will tend to infinity.
whereas psi is expected to remain finite everywhere in the space. Therefore, जो solution है equation number 85 का वो होगा e raised to power minus y square upon 2. This is the acceptable solution of the wave function. ठीक है. Now अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 85 का तो सोल्यूशन आ गया. ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 84 का क्या सोल्यूशन होगा? इसमें तो लैम्डा की टर्म भी आ रही है. हमने बिना लैम्डा की टर्म के तो सोल्यूशन निकाल लिया. साई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2. तो लेट अस नाउ एज्यूम जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 84 का, साई which is a function of y equal to phi y e raised to power minus y square upon 2, where phi is also a function of y and y is equal to alpha x, so therefore it is a function of x. ठीक है. तो इक्वेशन नंबर 84 का हमारे पास सोल्यूशन आया इक्वेशन नंबर 88. अब हमें यहाँ देखो हमें फाइनली क्या निकालना है? साई निकालना है और हमें साई निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो इक्वेशन नंबर 78 है. बुक में इक्वेशन नंबर 78 देखो, वो हमें फाइनली उसका सोल्यूशन निकालना है और उसमें जो साई डिफरेंशिएट हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है. मतलब फाइनली हमें साई निकालना है एक्स के टर्म्स में. ठीक है. और इक्वेशन नंबर 88 में हमें साई मिला है y के टर्म्स में. अगर हमें y के टर्म्स में साई पता है तो हम x के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू अल्फा x. लेकिन अब इक्वेशन नंबर 88 में क्या अननोन है? फाई अननोन है. ये इन टर्म्स ऑफ y क्यों आया सॉल्यूशन? क्योंकि इक्वेशन नंबर 84 को देखो, इक्वेशन नंबर 84 में जो साई है वो डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब साई y का फंक्शन है. तो साई y इज इक्वल टू लेट्स सी अनदर फंक्शन फाई y इनटू e रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2. और फाई अभी हमें नहीं पता, ये फाई हमें निकालना है. तो इक्वेशन नंबर 88 में अगर हमें फाई मिल गया तो हमें फाइनली साई मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y और फिर हम y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा x. तो फाइनली हमें साई मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है. तो अब ये हमें फाई कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट फाई सो दैट वी कैन गेट साई first in terms of y then finally in terms of x.